हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने इंडस्ट्रियल लॉ या लेबर लॉ में द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पर चर्चा करेंगे। मजदूरी भुगतान अधिनियम, इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कारखानों में कुछ विशेष वर्ग के व्यक्तियों को मिलने वाली मजदूरी का नियमन करने के उद्देश्य से भारत में मजदूरी भुगतान अधिनियम बनाया गया। हम ये कहें, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले 1936 में यह अधिनियम बनाया गया था, 1936 में। और इसमें 1937, 1940, 48, 50, 57 और 1964, 1970, 76, 1977, 1982 और 5 में संशोधन किया गया। इसमें जो मूल इसका उद्देश्य है वो है उद्योगों में नियुक्त कुछ वर्गों के लोगों को मजदूरी के भुगतान का नियमन करना और उनकी मजदूरी के भुगतान के दायित्व का निर्धारण करना, और इसके साथ साथ उनकी मजदूरी में अनुचित कटौतियों की रोकथाम करना, उनकी मजदूरी के भुगतान के समय और माध्यम का तय करना, और मजदूरी भुगतान संबंधी प्रावधानों का पालन न करने पर उत्तरदायी जो व्यक्ति है उनके लिए दंड की व्यवस्था करना। आइए स्टूडेंट, इस अधिनियम के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। यह मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 संपूर्ण देश में लागू है, और इसके साथ साथ इसके लागू होने की जो तिथि है वो 28 मार्च 1937 है। और ये किन व्यक्तियों पर लागू होता है, ये अंडर सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 में बताया गया है कि किसी भी कारखाने में नियुक्त व्यक्तियों की मजदूरी के भुगतान पर यह लागू होता है। रेलवे प्रशासन द्वारा किसी भी रेलवे में नियुक्त व्यक्तियों पर रेलवे प्रशासन के साथ किसी ठेके के अनुबंध को पूरा करने के लिए किसी ठेकेदार या उप ठेकेदार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की मजदूरी के भुगतान पर, किसी भी औद्योगिक या अन्य संस्थान में नियुक्त व्यक्तियों की मजदूरी के भुगतान पर, हम कह दें ट्रामे या बस परिवहन सेवा संस्थान जो यात्रियों को और माल को दोनों को सड़क मार्ग से किराए पर भाड़े पर लाने ले जाने में संलग्न है। इसी प्रकार सेना या नगर विमानन मंत्रालय के परिवहन सेवा प्रदान करने वाले संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी परिवहन सेवाओं और संस्थाओं पर लागू होता है। इसी प्रकार डाक कर्मचारियों पर या यंत्र चालित जो अंतर्देशीय जलपान है उन पर, खान खदान और तेल क्षेत्रों पर और बगानों पर, ये सब पर ये अधिनियम लागू होता है। इसी प्रकार किसी भी भवन, पुलों या नहरों के निर्माण में, विकास में, उनकी मेंटेनेंस में, या हम कहते हैं सिंचाई या जल पूर्ति संबंधी जो योजनाएं हैं या विद्युत या अन्य प्रकार की जो शक्ति के उत्पादन की योजनाएं हैं, इन पर भी इसको लागू किया जाता है। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट अपने डेफिनेशन ऑफ वेजेस, इस पर चर्चा करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी शब्द की एक विशेष और व्यापक परिभाषा दी गई है। अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 के अनुसार मजदूरी से आशय उन समस्त पारिश्रमिक से है, चाहे वो वेतन, भत्ते या अन्य रूप में हो, जिसे मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया है अथवा जिसे मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है, और जो किसी नियोजित व्यक्ति को अपने रोजगार की स्पष्ट अथवा गर्भित शर्तों की पूरा करने और उसके नियोजन के लिए या उस नियोजन में किए गए कार्यों के लिए देय होता है, उसे मजदूरी में सम्मिलित किया जाता है। यहाँ ये भी समझ रहे होगा स्टूडेंट्स कि मजदूरी में इनको सम्मिलित नहीं किया जाता। कोई भी बोनस हो, कोई भी आवास सुविधा, रोशनी, जल, चिकित्सा या अन्य प्रकार की कोई सुविधा है, इसी प्रकार कहते हैं पेंशन या भविष्य निधि में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसको, यहाँ कोई यात्रा भत्ता है या यात्रा कोई भी ट्रैवलिंग रह दी जाती है उसका मूल्य है, और इसके साथ साथ किसी नियोजित व्यक्ति द्वारा उसके रोजगार की प्रकृति के कारण उसके द्वारा किए गए कोई विशेष व्ययों को चुकाने के लिए चुकाई गई राशि है, उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। और सेवा समाप्ति पर दे जो ग्रेजुटी की राशि होती है उसको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। आइए स्टूडेंट, इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, इस पर चर्चा करते हैं कि कौन इसके लिए उत्तरदायी होता है। मजदूरी के भुगतान का दायित्व किस पर होता है? नियुक्त करने वाले जो एम्प्लॉयर होते हैं उसका दायित्व होता है। इसके साथ साथ अपन कहते हैं किसी भी कारखाने में नियुक्त व्यक्तियों की दिशा में मजदूरी के भुगतान का दायित्व कारखाना अधिनियम के अंतर्गत उस कारखाना के प्रबंधक का जो नाम दिया गया है उसके ऊपर उसकी जिम्मेवारी होती है। इसी प्रकार किसी भी औद्योगिक या अन्य संस्थान की दिशा में जो निरीक्षण और नियंत्रण के लिए सेवा नियोजक के प्रति उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार रेलवे में नियुक्त व्यक्तियों की दिशा में रेलवे प्रशासन, ठेकेदार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की दिशा में ठेकेदार द्वारा मनोनीत किया गया व्यक्ति जो उस ठेकेदार के प्रत्यक्ष नियंत्रण और अधिकार में कार्य करता है।
इसके साथ साथ नियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अंतोगत्वा जो दायित्व है मजदूरी के भुगतान का, वो सेवा योजक का ही रहता है। यदि ठेकेदार या सेवा नियोजक द्वारा मनोनीत व्यक्ति मजदूरी के भुगतान में त्रुटि करता है तो सेवा योजक ही उसके लिए उत्तरदायी होता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है फिक्सेशन ऑफ वेजेस पीरियड। इस अधिनियम में जो एम्प्लॉयर है उसका एक दायित्व है कि मजदूरी भुगतान की अवधि निर्धारित करने का दायित्व उसका होगा। प्रत्येक सेवा योजक को मजदूरी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी, यहाँ पर कहते हैं एम्प्लॉयर को उत्तरदायी ठहराया गया है और मजदूरी के भुगतान की समय अवधि वही निर्धारित करेगा। इस समय अवधि को इस अधिनियम में मजदूरी समय अवधि या वेजेस पीरियड के नाम से बताया गया है। सेवा योजक या एम्प्लॉयर कोई भी मजदूरी समय अवधि तय कर सकता है, किंतु इस अधिनियम में व्यवस्था है कि वो मजदूरी समय अवधि 1 माह से अधिक किसी भी स्तर पर नहीं हो सकती। स्टूडेंट, नेक्स्ट इसमें आता है टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। तो समय पर मजदूरी का भुगतान करना एम्प्लॉयर का दायित्व है और ये कैसे होगा इसको यहाँ स्पष्ट किया गया है कि 1000 से कम जो व्यक्तियों वाले हैं रेलवे में, कारखाने में, औद्योगिक संस्थानों में, ऐसी स्थिति में जिसमें 1000 से कम व्यक्ति नियुक्त है उसमें मजदूरी समय अवधि के लिए दे हुई मजदूरी का भुगतान उस समय अवधि के अंतिम दिन के बाद मैक्सिमम 7 दिन के भीतर करना होगा। जो भी समय अवधि निर्धारित की गई है उसके अंतिम दिन के 7 दिन के भीतर उसको भुगतान करना होगा अंडर सेक्शन 5 के अनुसार। किसी अन्य रेलवे, कारखाने या औद्योगिक संस्थान की दिशा में मजदूरी भुगतान की तय समयावधि के अंतिम दिन के अगले 10 दिन के भीतर करना होगा। इसी प्रकार डाक, घाट या जेटी या अन्य खानों में काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में माल लादने के अंतिम जो लेख है या अकाउंट्स है वो तैयार करने के बाद उसकी जो अवधि है वो 7 दिन के भीतर शेष मजदूरी का उसे भुगतान करना होगा। और यदि किसी व्यक्ति को टर्मिनेट कर दिया गया तो उसका भुगतान उसे दूसरे कार्य सेकंड वर्किंग डे में करना होगा। इसके साथ साथ अंडर सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो कार्य दिवस हैं उसको ही मजदूरी, उस कार्य दिवसों में ही मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। आइए स्टूडेंट, डिडक्शन फ्रॉम वेजेस को समझने का प्रयास करते हैं। मजदूरी भुगतान अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी भी नियुक्त व्यक्ति को उसकी मजदूरी में से उस अधिनियम द्वारा अधिकृत कटौतियों के अतिरिक्त किसी प्रकार की कटौती किए बिना मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ साथ जो ऑथराइज डिडक्शन है, अधिकृत कटौतियाँ हैं, उसमें जैसे जो मजदूरी भुगतान में की जा सकती है जुर्माना है, कार्य से अनुपस्थित रहने के लिए है, या क्षति या कोई हानि के लिए कटौती है। इसी प्रकार आवास सुविधा की कटौती है, सुविधाओं या सेवा की कटौती है, अग्रिम भुगतान की कटौती है, ऋणों की वसूली की कटौती है, या आवास निर्माण या अन्य उद्देश्यों के लिए ऋण की वसूली की कटौती है, आयकर की कटौती है, भविष्य निधि अंशदान या अग्रिम की वापसी के लिए कटौती है, सहकारी समिति या डाक बीमा योजना के भुगतान की कटौती है, जीवन बीमा भुगतान के प्रीमियम के भुगतान की कटौती है, सरकारी प्रतिभूतियों या डाकघर के बचत बैंक में जमा करवाने के लिए कटौती है, सेवा योजकों और श्रम संघों द्वारा स्थापित कोई कोष स्थापित किया गया है उसके अंतर्गत कंट्रीब्यूशन की कटौती है, पंजीकृत श्रम संघों की सदस्यता शुल्क के भुगतान के लिए कोई कटौती है तो इसको किया जा सकता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमें कटौतियों की सीमा क्या है, मैक्सिमम सीमा क्या है, इसको भी समझना चाहिए। जब सरकारी समितियों को भुगतान के लिए अंशतः या पूर्णतः कटौती की जाती है तो उसकी मजदूरी में से 75% की कटौती की जा सकती है और किसी अन्य भुगतान या वसूली के लिए मजदूरी की 50% तक की राशि की ही कटौती की जा सकती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स हैं वो भी एम्प्लॉयर को रखने पड़ेंगे। कौन कौन से हैं आइए उसे समझते हैं। जो सेवा योजक द्वारा व्यक्ति नियुक्त किए गए उसके संबंध में उस नियुक्त व्यक्ति का विवरण होना चाहिए। इसके साथ साथ उसके द्वारा किए जाने वाला कौन सा कार्य है या नेचर ऑफ वर्क इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए। उन्हें दी जाने वाली मजदूरी इसका रिकॉर्ड होना चाहिए और उनकी मजदूरी में से की गई कटौतियाँ इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ उनके द्वारा दी गई रसीदें और अन्य उन सभी बातों का विवरण जो निर्धारित कर दिया गया है आपसी सहमति द्वारा। तो स्टूडेंट्स ये था द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इसको अपने समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।